हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की लास्ट क्लास के अंदर आपका अधिक क्षेत्र की प्रवणता को पढ़ा था, उसका डिस्कस किया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन के आते हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे बताया था, उसका डिस्कस किया था, उन चीज़ों को पढ़ा था कि कैसे आपके न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे सोल्व करने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो आपकी आपकी आज की क्लास है उस आज की क्लास की बात करते हैं अगले टॉपिक के हमारे। तो अगला टॉपिक है हमारा हमारे पास सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ठीक है, जो हमने प्रवणता निकाली थी उस प्रवणता के अंदर हमने किसी अदिश राशि की बात की थी। अदिश राशि की क्या निकाली थी प्रवणता, और अदिश राशि की प्रवणता जो होती है वो आपकी क्या मिलती है, हमेशा सदिश राशि मिलती है। ठीक है, अब बात करें हम आगे, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं किसका, सदिश क्षेत्र का, सदिश राशि का डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं। क्या होता है आपका, उसकी परिभाषा बात करते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद जैसे हमने ग्रेडियंट में निकाला था, ग्रेडियंट का मान जिसके अंदर कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर, तो वैसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान किसके अंदर, कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की, क्या होता है आपका डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस की परिभाषा देख लो, ये होता है उसका गणितीय रूप। ठीक है, डाइवर्जेंस की परिभाषा का गणितीय रूप आप इसे कह सकते हो, और इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर। तो सबसे पहले बात करें क्या होता है आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इस तरीके से लिखा जाएगा आपका ए वेक्टर का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। क्या होती है उसकी परिभाषा, 1/dv। ठीक है, 1/dv इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और इसका इंटीग्रेशन किसके बाउंड में होगा आपका, पूरे कंप्लीट सरफेस एस के अनुदेश, कंप्लीट सरफेस एस के अनुदेश जो आपका ए वेक्टर होगा उसका पृष्ठीय समाकल। ठीक है, और उसके अंदर डिवाइड होगा dv का, और लिमिट होगी dv टेंड्स टू 0। मतलब क्या है इसका फिजिकल मीनिंग, क्या है इसका भौतिक अर्थ क्या है। ठीक है, यानी कि इस लाइन का या इस डायमेंशन का हम हिंदी में मीनिंग क्या बता सकते हैं, तो क्या होगा कि किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में स्थित, किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में स्थित आयतन अल्पांश dv, किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में स्थित आयतन अल्पांश dv। ठीक है, उस आयतन अल्पांश dv को परिबद्ध करने वाले बंध पृष्ठ S के प्रति एकांक आयतन से निर्गत आपका जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को हम कहेंगे यहाँ पे डाइवर्जेंस। एक आपके पास में मान लिया कोई आयतन अल्पांश है। ठीक है, उस आयतन अल्पांश का जो आयतन है वो हमने मान लिया dv, और उस आयतन अल्पांश को एक सरफेस मान ली, वो सरफेस को क्या करिए, परिबद्ध करिए, उसको कंप्लीट बाउंड करिए। तो उस सरफेस से प्रति एकांक आयतन जितना फ्लक्स निर्गत होगा उसको हम कहेंगे यहाँ पे उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। एक आयतन अल्पांश लिया, उस आयतन अल्पांश में हमने मान लिया एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, या ए वेक्टर हमने सदिश क्षेत्र माना, और उस सदिश क्षेत्र के लिए हमने मान लिया आयतन अल्पांश dv, और उस आयतन अल्पांश dv को एक आपका सरफेस ले लिया s, वो उस आयतन अल्पांश को क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है, उसको कंप्लीटली बाउंड कर रहा है, परिबद्ध कर रहा है। ठीक है, उसको ढक रहा है। तो उस सरफेस से प्रति एकांक आयतन, उस सरफेस से प्रति एकांक आयतन जितना फ्लक्स निर्गत होगा उस फ्लक्स को हम कहेंगे यहाँ पे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी में अर्थ। डाइवर्जेंस की परिभाषा कह सकते हो आप इसको, डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या होगी, ये परिभाषा होगी, और उसको गणितीय रूप में कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, प्रति एकांक आयतन जितना फ्लक्स निर्गत होगा। ठीक है, प्रति एकांक आयतन जितना फ्लक्स निर्गत होगा सरफेस S से, उस फ्लक्स को कहेंगे हम यहाँ पे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ठीक है, देख लो एक बार, फिर बात करते हैं हम। इतनी सी परिभाषा आपकी जो आप लोगों को याद रखनी है, डाइवर्जेंस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, तो ये परिभाषा होती है। इंपॉर्टेंट जो है इससे अगले जो आपका टॉपिक है, अगला टॉपिक जो है कि डाइवर्जेंस का मान कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, वो चीज आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहां से फॉर्मूला निकालना है, और उस फॉर्मूले के बेस पर आपके न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो हम यहाँ पे सिंपल करने वाले हैं। तो पहले आप इस परिभाषा को देख लो, क्या होता है आपकी परिभाषा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे।
किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में स्थित आयतन अल्पांश BB को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ S से प्रति एकक आयतन निर्गत कुल फ्लक्स जो होता है उसको कहते हैं हम सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का डाइवर्जेंस। और इसका मैथमेटिकल रूप कुछ इस तरीके से होता है आपका, जहाँ पे ये जो हमने इंटीग्रेशन बताया हुआ है ये इंटीग्रेशन आप इस तरीके से बता सकते हो कि बंद पृष्ठ S के अनुदिश सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का बंद पृष्ठ S के अनुदिश सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का क्या है वो पृष्ठीय समाकल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हो आप इसको, वो है सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होगा उस डाइवर्जेंस का फॉर्मूला कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, किस तरीके से हम उसको निकालेंगे वो पढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस का मान निकालना है, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला निकालना है किसके अंदर, कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर। तो क्या प्रोसेस होगी आपकी, देखो ठीक है, एक बार देखो इसको क्या करना है, हमें किस तरीके से पढ़ना है। कार्तीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस का मान निकालना है, इतना आप लोगों को पता है। उसके लिए क्या करते हैं, एक ब्लॉक मानते हैं, एक आयतन अल्पांश मानते हैं आपका, ठीक है, एक ब्लॉक मानते हैं, आयतन अल्पांश मानते हैं। आप इस ब्लॉक को कह सकते हो एक आयताकार
षटफलक के रूप में हमारे पास क्या है, एक अल्पांश जिसका आयतन आपके पास में डी। ये हमने माना कि हमारे पास एक आयताकार षटफलक के रूप में क्या है, एक अल्पांश है। एक आयताकार षटफलक 6 फलक होंगे इसके, और ये हमने अल्पांश के रूप में मान लिया जिसका आयतन क्या है हमारे पास, डी। इस आयताकार षटफलक अल्पांश को जो हमने माना था, इस अल्पांश की लंबाई dx हो गई, ठीक है। इस अल्पांश की चौड़ाई dy हो गई, और इस अल्पांश की जो ऊंचाई हो गई वो आपकी dz हो गई। लंबाई dx, चौड़ाई dy और ऊंचाई ये हो गई dy। ये बेसिक चीज है जो हम मान के चल रहे हैं। तो पहली चीज हमने मानी कि हमारे पास क्या है, आयताकार षटफलक अल्पांश है जिसका आयतन है dv। उस अल्पांश की लंबाई dx, चौड़ाई dy और ऊंचाई dz, ठीक है। बहुत छोटा अल्पांश का मतलब क्या होता है, अल्प अंश बहुत छोटा मान होता है, बट क्या कर रहे हैं उसको समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो इस आयताकार अल्पांश का dv में लिखना चाहूँ, यदि लंबाई आपकी dx है, चौड़ाई आपकी dy है और ऊंचाई आपकी क्या है, dz है, तो आयतन का मान क्या हो सकता है, मतलब क्या होता है फॉर्मूला किसी ब्लॉक का, ठीक है, क्यूब का, या मैं कहूँ यहाँ पे क्यूब में घनाभ होगा आपका, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ क्या होता है आपका क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई dx है, चौड़ाई dy है और ऊंचाई dz है, तो आयतन क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आयतन का मान। तो ये बेसिक चीज कि हमने एक आयताकार षटफलक अल्पांश माना, उस आयताकार षटफलक का आयतन जो है वो dv है, और इस आयताकार षटफलक जो हमने लिया था अल्पांश के रूप में, इसकी लंबाई है dx, चौड़ाई है dy और ऊंचाई है dz। अब आगे बात करें तो आगे देखो क्या करना है आपको। हमने मान लिया कि जो ब्लॉक हम मान के चल रहे थे, जो आयतन अल्पांश आप लेके चल रहे थे, इस आयतन अल्पांश के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य में, ये जो ब्लॉक हमने लिया था, इस ब्लॉक के बिल्कुल मध्य में क्या है आपका बिंदु P है। बिल्कुल मध्य में क्या है आपका बिंदु P, मध्य में बिंदु P है, और इस बिंदु P पर जो सदिश क्षेत्र था, उस सदिश क्षेत्र का मान क्या है हमने मान लिया, वो है आपका A वेक्टर। जो ब्लॉक हमने माना, जो आयतन अल्पांश हम लेके चल रहे हैं आयताकार षटफलक के रूप में, उस आयतन अल्पांश के बिल्कुल बीच में सेंटर में हमने मान लिया पॉइंट P आपका, और इस पॉइंट P पर सदिश क्षेत्र का मान है A वेक्टर। तो इस सदिश क्षेत्र A वेक्टर का यदि मैं कंपोनेंट निकालूं बिंदु P पर, तो उसका मान हो जाएगा ax, ठीक है। x अक्ष पे जैसे यहाँ पे मैंने दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है, इधर आप x अक्ष लोगे, ऊपर आप y लोगे, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि इस सरफेस के लंबवत जो होगा आपका हो जाएगा। तो बिंदु P पर जो आप मान रहे हैं सदिश क्षेत्र A वेक्टर, उसका x के रोस कंपोनेंट हो जाएगा ax, y के रोस कंपोनेंट हो जाएगा घटक जो होगा वो ay हो जाएगा, और z के रोस जो आपका घटक होगा वो हो जाएगा az, ठीक है। तो बिंदु P पर A वेक्टर सदिश क्षेत्र है, और उनके घटकों के मान क्या है आपके पास में ax, ay और az। लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो आप, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरा जो ब्लॉक था उस पूरे ब्लॉक के सेंटर में बिंदु P माना, और उस बिंदु P पर सदिश क्षेत्र मान लिया A वेक्टर। तो यहाँ पे आपका जो सदिश क्षेत्र होगा उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे, x का रोस कंपोनेंट हो जाएगा ax, x का रोस जो मान होगा सदिश का वो हो जाएगा ax, y का रोस ay और z का रोस az। घटक रूप में कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब बात करें आगे, तो आगे क्या करना है आप देखो, सबसे पहले हम एक चीज लेके चल रहे हैं और उसी के बेस पर बाकी की चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। एक चीज लेके चल रहे हैं, उसी के बेस पर क्या करेंगे, बाकी की जो चीजें होंगी हमारे पास उन सभी का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो बात करें आगे, तो बात करते हैं देखो इधर
आपका जो बिंदु P था वो बिल्कुल सेंटर में था, ठीक है, बिंदु P जो था वो बिल्कुल सेंटर में था। तो इस सेंटर से इस जो मध्य बिंदु आप मान लेते P, इस बिंदु P से जो आपका फलक होगा EFGH, इस बिंदु P से जो फलक होगा आपका EFGH, इस फलक की दूरी कितनी होगी और इस बिंदु P से ABCD जो फलक होगा वो कितनी दूरी पर स्थित होगा, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप x अक्ष पे पूरी जो लंबाई है वो dx है, ठीक है, x अक्ष पे इस पूरे ब्लॉक की जो लंबाई है वो कितनी है dx, और यदि ये सेंटर में है तो आपका इस बिंदु P से ये जो फलक होगा वो कितनी दूरी पर होगा, वो हो जाएगा आपका dx/2 दूरी पर, ठीक है, dx/2 दूरी पर होगा। और इसी तरीके से यदि मैं इस बिंदु P से इधर आऊं बाईं तरफ तो ये भी आपका कितनी दूरी पर होगा, ये भी आपका dx/2 दूरी पर होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो बिंदु P माना हुआ है वो आपका माना हुआ है बिल्कुल मध्य में पड़ा। इस बिंदु P से ऊपर जाओगे तो कितनी दूरी पर आपका ये जो फलक होगा AEHD, ठीक है, AEHD जो होगा इस बिंदु P से कितनी दूरी पर होगा, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है पाई के dy है, जिसको हम बोल रहे थे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो चौड़ाई है आपकी dy। इस dy की बात करूं मैं बिंदु P से कितनी दूरी पर होगा आपका ये फलक, तो dy/2, और नीचे में आऊं तो इस फलक पर आऊंगा आपका ये वाला जो फलक होगा BCGF, इस फलक की दूरी कितनी होगी, तो ये भी आपकी हो जाएगी dy/2। इसी तरीके से यदि मैं सामने वाले फलक की और पीछे वाले फलक की बात करूं तो वो कितनी कितनी दूरी पर होंगे, तो आपका है टोटल dz, तो dz/2 पर सामने वाला फलक और dz/2 पर आपका पीछे वाला फलक, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको समझ में आ रही होगी। तो हम बात करेंगे केवल x अक्ष के अनुदिश, मतलब जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे हम इस पूरे टॉपिक में केवल x अक्ष के अनुदिश करेंगे, y और z उसके आधार पर डायरेक्ट आपका मान निकालेंगे, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले तो हम बिंदु P से जा रहे हैं आपके इस फलक की तरफ, बिंदु P से राइट साइड जा रहे हैं, बिंदु P से हमको कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले दाईं तरफ, ठीक है। और दाईं तरफ पर कौन सा फलक है आपका, तो दाईं तरफ पर आपका फलक है EFGH, ये जो फलक है इस ब्लॉक का जो फलक है P बिंदु से दाईं तरफ वो है आपका EFGH। इस पे कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले, तो क्या कैलकुलेशन बनेगी, यहाँ पे था आपका सदिश क्षेत्र का मान, जो सदिश क्षेत्र था A वेक्टर उसका घटक मान क्या था, AX था, ठीक है। अब इस AX में यदि आप जाओगे x अक्ष के अनुदिश इस फलक की ओर तो कितना परिवर्तन होगा, बिंदु P से आप EFGH फलक की ओर जा रहे हो तो AX में कितना परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन कितना होगा, AX में x अक्ष के अनुदिश जाओगे तो दूरी के सापेक्ष परिवर्तन आपका हो जाएगा AX/x, ठीक है। AX का यहाँ से जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो इस AX में दूरी के सापेक्ष में कितना परिवर्तन होगा, तो वो हो जाएगा आपका AX/x, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो यदि इस बिंदु P से आप मान लो यहाँ पे खड़े हुए और यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, इस फलक पर पहुंचे, मान लीजिए ये पॉइंट आपने उठाकर रख दिया यहाँ पर, ठीक है, या इस पॉइंट के अनुदिश आप पहुंचे यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया तो आपने टोटल कितनी दूरी तय की, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि इस बिंदु P से ये फलक कितनी दूरी पर था, dx/2 दूरी पर, तो आपने टोटल दूरी कितनी तय की, टोटल दूरी तय की आपने dx/2, यानी कि टोटल परिवर्तन कितना हो जाएगा आपका dx/2 हो जाएगा। पहले का मतलब यहाँ पे AX मान था और इस AX से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका जो मान होगा वो दूरी के सापेक्ष परिवर्तन होगा उसमें, और उसमें टोटल परिवर्तन कितना होगा, तो वो परिवर्तन हो जाएगा आपका x के सापेक्ष परिवर्तन और तय की गई दूरी का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे बिंदु P अगर है और यहाँ पे बिंदु Q है तो P पर यदि मान x है तो Q पर x का मान कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, घटेगा, बढ़ेगा, वो कितना होगा बताना आपको। तो यहाँ पे बिंदु P पर तो मान था x और यहाँ पे जो मान है वो कितना परिवर्तन हो जाएगा, उसमें कितना परिवर्तन हो जाएगा। और आपको पता है जब आप x अक्ष के अनुदिश जाते हो तो आपके निर्देशांक किस तरीके से बढ़ते हैं, इस तरीके से बढ़ते हैं, मतलब
यहाँ पे अगर मान 1 है तो आप दाईं तरफ अगर जा रहे हो निर्देशांकों में जा रहे हो तो क्या देखने को मिलता है, आपको वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक उसी तरीके से यदि यहाँ पे आपका P पर सदिश क्षेत्र का x कंपोनेंट ax था, सदिश क्षेत्र का x कंपोनेंट ax था, तो यहाँ पे उस ax में डेफिनेटली क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। और वो वृद्धि किस तरीके से होगी, किस रूप में मिलेगी, तो वृद्धि कितनी होगी, इतना मान उसका बढ़ जाएगा, यानी कि मान कितना हो जाएगा आपका ax प्लस डेल ax अपॉन डेल x इंटू dx बाई 2। यानी कि इस पॉइंट से जब आप यहाँ पे पहुंचोगे, ये पॉइंट अगर P है और इसको मान लीजिए Q, तो Q पर कितना मान आपके पास में होगा, x कंपोनेंट क्या होगा सदिश क्षेत्र का, उसका मान क्या होगा ax में कुछ इतना मान आपके पास वृद्धि के रूप में मिलेगा, ये टोटल वैल्यू आपकी ये होगी। ठीक है, अब हम ये वैल्यू तो हमको एक पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, ये वो जो मान हमें मिला वो तो केवल इस फलक के बिंदु केवल एक बिंदु पर मिला। बट आपका ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु आप ऊपर और नीचे मिला सकते हो। ठीक है, मतलब ये पूरा फलक जो है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होगा। इस बिंदु को यदि आप ऊपर इसका तो मान चेंज हो जाएगा आपका, इस बिंदु को यदि आप नीचे इसका तो भी मान चेंज हो जाएगा। इसको यदि आगे पीछे कर दो, आगे पीछे करोगे तो भी इसका मान कुछ ना कुछ चेंज होगा। कहने का मतलब हमको चाहिए कि जो आपका फ्लक्स, अगर हम फ्लक्स के रूप में अगर परिभाषित करें तो इस EFGH से कितना फ्लक्स निर्गत होगा, इस बिंदु EFGH से कितना जो आपका फलक था EFGH, इससे कितना फ्लक्स निर्गत होगा उसकी वैल्यू निकालिए। तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा, इस फलक का जितना क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल से जितना आपका फ्लक्स निकलेगा, एक पॉइंट पर मान ये है। ठीक है, इस फलक के किसी एक बिंदु पर मान ये है, और इसको यदि हम इस पूरे सरफेस यानी कि इस पूरे फलक से मल्टीप्लाई करते हैं, क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करते हैं इसको करके, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे फलक से लेकर फ्लक्स का मान मिल जाएगा। कैसे, इधर तो हो जाएगा आपका डीजन, मतलब इसकी जो चौड़ाई थी वो आपकी डीजन थी और ऊंचाई जो थी वो आपकी डी बाई थी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी डी बाई इंटू डीजन। और टोटल फ्लक्स की मैं बात करूं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जो निर्गत होगा इस पूरे फलक से, वो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, ये तो एक पे मान था और उस एक बार एक बिंदु पे जो मान था उसको पूरे हमने सरफेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आपका आ गया टोटल निर्गत फ्लक्स। ठीक है, x अक्ष के अनुदिश x अक्ष के अनुदिश जो आपका निर्गत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये तो हमने बिंदु P के राइट साइड वाले जो फलक की बात की थी, x अक्ष के अनुदिश जो राइट तरफ था उसकी बात की थी, दाईं तरफ जो फलक आपका स्थित था उसकी बात की जो कि x अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, अब बात करें हम इस बिंदु P से बाईं तरफ, इस बिंदु P से बाईं तरफ जो कि आपका फलक हुआ ABCD, इस फलक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस बिंदु P से यदि आप इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे तो कितनी दूरी तय करोगे, dx बाई 2 दूरी तय करोगे। ठीक है, यानी कि ये दूरी हो गई आपकी dx बाई 2, ये दूरी तय करोगे आप यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो dx बाई 2 दूरी तय करोगे। और यहाँ पे जो आपका x अक्ष के अनुदिश सदिश क्षेत्र का मान था, यहाँ पे बिंदु P पर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका सदिश क्षेत्र जो था उस सदिश क्षेत्र का x कंपोनेंट का मान था ax, और उस ax में यदि x के सापेक्ष परिवर्तन की बात की जाए तो वो हमने पढ़ा था कितना परिवर्तन हो रहा डेल x अपॉन डेल x, तो ये परिवर्तन हो रहा था आपका डेल x अपॉन डेल x। ठीक है, और उसको यदि मैं दूरी से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ax में कितना परिवर्तन होगा, यहाँ से यहाँ तक जब आप जाओगे तो वो परिवर्तन आपका हो जाएगा कितना, ये तो यहाँ पे भी पढ़ा था और ये तो यहाँ पे भी पढ़ा था। ठीक है, वही मान आपका यहाँ पे हो गया। अब बात करें कि यदि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x के मान कम होगा या ज्यादा होगा, तो पता है आपको निर्देशांक में जब हम राइट तरफ जाते हैं तो आपके निर्देशांक में वृद्धि होती है 0.1 0.2 कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो, या फिर बड़े निर्देशांक ले लो तो 1 2 3 4 आपके होंगे, या फिर निर्देशांक तो बढ़ते हैं। और मूल बिंदु से यदि आप इस तरफ आते हो तो आपके क्या हो जाती है, निर्देशांकों में कमी होती जाती है, नेगेटिव होता जाता है उसका मान। तो उसी तरीके से यदि यहाँ पे मान ax है तो इस तरफ यदि मैं आऊंगा तो आपका ax का मान डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा।
कहने का मतलब आपका जो मान होगा वो हो जाएगा इतना, ठीक है। यानी कि इस बिंदु P को यदि हम यहाँ पे लाए और उस बिंदु को मान लें R, तो R पर आपका Ax का मान क्या होगा, तो Ax का मान कितना होगा, Ax के में इतनी कमी हो जाएगी, यानी कि नेट जो मान होगा वो आपका Ax माइनस डेल Ax x बाई 2 इतना होगा। तो ये तो हमने बिंदु P को जब हमने लाइन तब की बात की। अब हमने हमको क्या करना है, इस पूरे जो आपका फलक था ABCD, उस पूरे फलक से कितना फ्लक्स, इस पूरे फलक ABCD से कितना फ्लक्स इस ब्लॉक के अंदर प्रवेश कर सकता है, आगत हो सकता है, तो वो कितना हो जाएगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही हम इस पॉइंट को क्या करा सकते हैं, गति करा सकते हैं। यानी कि ये पूरा फलक अगर हम बिंदु से मतलब माने तो ये बिंदु अगर के बिंदु अगर यहाँ पे तो ये बिंदु आपका इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, ऊपर और नीचे भी आ सकता है। मतलब टोटल फ्लक्स की बात मैं करूं जो इससे आगत होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश जो फ्लक्स आपका आगत होगा, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर प्रवेश करेगा, उस टोटल फ्लक्स का मान कितना होगा, तो वो टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स अक्ष के अनुदिश। अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर प्रवेश करने वाले फ्लक्स की वैल्यू की बात करूं तो वो आपका इस तरीके से बनेगा, और इस एक्स अक्ष के अनुदिश अगर मैं बात करूं कि कितना फ्लक्स कहां से मिलेगा, तो वो इस फलक से, तो वो हो गया आपका। अब हमको चाहिए टोटल फ्लक्स, मतलब इस पूरे ब्लॉक से यदि मैं बात करूं, इस पूरे ब्लॉक से एक्स अक्ष के अनुदिश नेट यानी कि परिणामी जो फ्लक्स आपका निर्गत होगा, केवल निर्गत की बात करो, कितना निर्गत होगा, तो जितना आपका निर्गत हो रहा था उसमें से यदि आप प्रवेशित जो आपका प्रवेश कर रहा था उस फ्लक्स को हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट फ्लक्स मिल जाएगा, जो इस पूरे ब्लॉक से नेट फ्लक्स मिल जाएगा, जो इस पूरे ब्लॉक से क्या होगा, निर्गत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश नेट जो आपका फ्लक्स होगा, जो निर्गत होगा इस पूरे ब्लॉक से, उसकी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या करना है आपको, निर्गत वाले में से जो आपका प्रवेश कर रहा है उस वैल्यू को घटाना है। तो घटाओगे यहाँ पे किस तरीके से होगा, मान देखो ये निर्गत था, ये हो गया निर्गत, ठीक है, और इसको सिंपल भी कर देंगे आपके साथ के साथ dy dx बाई दो और dy dz। नेट निर्गत निकाल रहे हैं, नेट निर्गत यानी कितना यहाँ से बाहर निकलेगा उस वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो निर्गत वाले में से आपको प्रवेश करने वाले आगत फ्लक्स की वैल्यू को घटाना है। तो निर्गत वाला मान था हमारे पास नहीं है, इसको हमने सिंपलीफाई करके लिख दिया, इसमें से माइनस करना है इसको, तो माइनस करूंगा, ये हो गया आपका माइनस, माइनस करूंगा तो माइनस करूंगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे ax इंटू dy dz और बाहर आपका माइनस होगा तो माइनस कर दिया मैंने ax और साथ में अपना dy dz, ax dy dz, ये मान हो गया हमारे पास में सेकंड। ये तो मान यहां से लिख दिया, अब इसको लिख रहे हैं तो ax इंटू dy dz, इसको सिंपल करने के बाद माइनस करना है, इसको ये माइनस से तो माइनस हो गया, फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास माइनस, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और प्लस होने के बाद हमारे पास समान आएगा वो मान कुछ इस तरीके से माइनस यहाँ पे था और माइनस यहाँ पे भी था ऑलरेडी, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो ये वाली चीज यहाँ पे हो गई, इसको सिंपल किया, ये हो गया, फिर माइनस करना है तो ये मान, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव था, ये आपका पॉजिटिव हो गया। सिंपल कर लिया, सिंपल करोगे ये चीज आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी,
ठीक है, ये चीज आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5x के लिए, मतलब ये पूरा वाला लिख सकते हैं इसमें कि ये हमारा x अक्ष पे फ्लक्स है, टोटल निर्गत फ्लक्स। ये पूरा जो मान हमें मिलेगा रिजल्ट में, ये क्या होगा आपका 5x, और ये नेट निर्गत फ्लक्स किस तरीके से निकालोगे, जो आपका आगत हो रहा था, ठीक है, उसको घटाना आपको निर्गत में से, इस निर्गत की वैल्यू में से आगत वाले मान को घटाया तो कुछ इस तरीके से मान बना, ये मान कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये चीज आपकी कॉमन आ जाएगी, ये चीज आपकी कॉमन आ जाएगी, x/2 बचेगा आपका हाफ, और हाफ क्या बन जाएगा पूरा एक मान बन जाएगा उसका, मतलब 1/10 कितना हो जाएगा 1, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में del ax अपॉन del x, साथ में dx dy और dy। ठीक है, ये मान आपके पास में आ जाएगा, और क्या होगा dx dy और dz इन तीनों का मल्टीप्लाई आपका क्या था, इस पूरे ब्लॉक का आयतन था। यहाँ पे आप dv भी लिख सकते हो, dv लिखोगे ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी इस तरीके से, ये वैल्यू आपकी इस तरीके से हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको समीकरण, क्या समीकरण है, शायद एबीसी दिया था, वहाँ पे एबी समीकरण दिया था ना, और 1 2 3 दिया हुआ तो वहाँ पे 1 2 और इसको लिखना 3, वरना अगर एबीसी दिया हुआ है तो यहाँ पे फिर इसको लिखना 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x अक्ष के अनुदिश जो वैल्यू आ रही थी हमारी, उस वैल्यू का कैलकुलेशन किया होगा। किस तरीके से कैलकुलेशन बनाई वो चीजें भी मैंने बता दी। ठीक है, ये तो निर्गत फ्लक्स का मान होगा, ये आपका आदर्श फ्लक्स का मान होगा, नेट फ्लक्स जो निर्गत होगा x अक्ष का अनुदिश उसका मान क्या होगा, तो नेट निर्गत फ्लक्स निकालने के लिए निर्गत फ्लक्स से हमने क्या करा, आगत को घटाया, और वो वैल्यू घटाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू करके आएगी वो 5x, यानी कि x अक्ष का अनुदिश नेट फ्लक्स जो निर्गत होगा उसका मान क्या होगा del px upon del x into dv। ये मान हमारे पास निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमने x अक्ष के अनुदिश जो आपका नेट परिणामी फ्लक्स होगा, जो निर्गत होगा इस पूरे ब्लॉक से, उसकी वैल्यू निकाली, और वैल्यू हमारे पास में आ रही है 5x इक्वल टू del x अपॉन del x इनटू dv। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन जो है, मतलब इसकी लैंग्वेज जो बनानी है आप लोग बना लेना, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ये वाली चीजें की थी। ठीक है, यानी कि ax में x के सापेक्ष परिवर्तन कितना आ रहा था, वो परिवर्तन आपका आ रहा था केवल इतना सा del x अपॉन del x। फिर हमने दूरी की बात की तो उसको दूरी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसके बाद में कहा था कि यदि यहाँ पे ax है तो यहाँ पे मान क्या होगा, मतलब अगर ये बिंदु p है और इस बिंदु p के अनुदिश हम q मान लिया तो वहां पे आपका मान क्या होगा, इसकी तुलना में घटेगा, तो आप देखते हो यहाँ पे मान बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे ax है, यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, इससे कुछ ज्यादा हो जाएगा। और इस पॉइंट को आप ऊपर नीचे और आगे सामने आगे पीछे बदल कर सकते हो, तो ये मान आपका इस तरीके से मिलेगा, यानी कि इस पूरे फलक EFGH, इस पूरे फलक EFGH के अनुदिश, इस पूरे फलक EFGH से अनुदिश है ना, इस पूरे फलक से कितना फ्लक्स हमारा निर्गत होगा x अक्ष के अनुदिश, उस फ्लक्स का मान हमने यहाँ पे लिख दिया dy/dz, और ये मान आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका इसके समानांतर फलक होगा ABCD, इससे कितना फ्लक्स इस पूरे ब्लॉक के अंदर मतलब प्रवेशित होगा, कितना फ्लक्स आगे होगा इस फलक से, तो वो वैल्यू आपकी ये होगी। ठीक है, इसके बाद में हमने नेट फ्लक्स की वैल्यू निकाली, तो वो कैलकुलेशन होगी कुछ इस तरीके से बनी। अब इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं,
अगर आप करना चाहो तो इसी प्रोसेस को वापस दोहराकर y के एरोडेस और z के एरोडेस बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। वरना केवल इतना ही करना आपको, आप क्या करना है इसके आधार पर हमको क्या लिखना है y के एरोडेस और z के एरोडेस परिणामी फ्लक्स का मान लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम एक्स अक्ष के एरोडेस तो हमारे पास आया एक्स अक्ष के एरोडेस जो हमने भी कैलकुलेशन किया उसके आधार पर एक्स अक्ष के एरोडेस आपका परिणामी जो निर्गत फ्लक्स आया था उसका मान आपके पास में आया था 5x dx और साथ में आपका dv हमने बना दिया dx dy dy आएगा और उसको हमने आयतन ब्लॉक वाला था उसका आयतन dv आ रहा था लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई वहां से मान तो ये मान ठीक है। मान लिया समीकरण ठीक है। अगर इससे पहले कोई समीकरण आ रही थी तो उसको कंटिन्यू कर देना, जैसे वहां पे अगर दो समीकरण आ चुकी है तो यहाँ पे समीकरण 3 आप लोग दे देंगे, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि कितने समीकरण थे हमने बना दी, बट अगर वहां पे 1 2 3 आ चुकी है तो जहां पे इसको 4 दे देना, अगर वहां पे हमने एबीसी नाम दिया हुआ तो आपका समीकरण नंबर 1 आप इसको नाम दे देना, ठीक है। अब जैसे आपका यहाँ पे मान बनता है एक्स का मूल्य उसी तरीके से वाई हो जेड का मूल्य क्या मान होगा, तो इसी प्रकार वाई तथा जेड का मूल्य इसी प्रकार y तथा z अक्ष के अनुदिश मान क्या होंगे हमारे इसके निर्गत फ्लक्स के मान क्या होंगे y यानी कि ऊपर और नीचे आप कैलकुलेशन करोगे, ऊपर वाले से नीचे वाले से, ऊपर वाले से निर्गत होगा तो नीचे वाले से क्या होगा प्रवेशित होगा, निर्गत में से प्रवेशित को घटाने मान क्या होगा हमारे पास वो मैं लिख देता हूं 5y होगा आपके पास, ये मान आएगा आपका y अक्ष के अनुदिश और z के अनुदिश जो मान आएगा वो आएगा जेड अक्ष पर जो मान आएगा हमारा सामने वाले फ्लक्स से और पीछे वाले फ्लक्स से कितना निर्गत होगा नेट कितना निर्गत होगा नेट होगा, ठीक है। अब हम टोटल फ्लक्स की बात करें कि इस पूरे ब्लॉक से अभी तो हम क्या कर रहे थे घटक रूप में लेके चल रहे थे या अक्षर में से चल रहे थे, एक बार एक्स अक्ष पर से एक बार वाई अक्ष से एक बार जेड अक्ष से। अब मैं कहूं आपसे कि टोटल फ्लक्स कितना निर्गत होगा तो हम क्या करेंगे तीनों अक्षों से जितना फ्लक्स आपका नेट निर्गत होगा था उन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल फ्लक्स का मान हो जाएगा आते हैं जो आयताकार सर्कल अल्फा सब लेके चल रहे थे जो आयताकार सर्कल अल्फा सब लेके चल रहे थे ब्लॉक की बात कर रहा हूं पूरे ब्लॉक की से निर्गत कुल फ्लक्स ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको मान लिया कि ये जो आपका है ब्लॉक, इस ब्लॉक को हम मान लेते हैं एस सरफेस से परिवर्तित, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 5x + 5y + y z, यानी कि तीनों एक्सिस से जितना फ्लक्स निर्गत हो रहा था वो इस पूरे ब्लॉक से निर्गत होगा, तो मान हो जाएगा यहाँ पे 5x + 5y + y z, ये पूरा हो जाएगा आपके पास में। अब 1 2 3 से मान लिया फिर आपके 4 के अंदर तो टोटल निर्गत फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास में बन जाएगी। तो 1 2 3 4 1 2 3 से मान 4 में 1 2 3 से मान 4 में तो
यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर साथ में एस, ठीक है। ये तीनों मान रखोगे यहाँ पे, तीनों में से आप देखोगे प्लस के साथ में डीबी कॉमन आ जाएगा, तो डीबी को दे दिया बाहर और जो बाकी बचा उसको दे दिया अंदर। ये कर दिया हमने और इसको साथ में और सिंपल कर दिया। इसको साथ में सिंपल कर लिया, मतलब ये जो डीबी आपका मल्टीप्लाई के अंदर आता है वो हमने देते हैं, ठीक है। और इसको दे दिया आपका काम। अब हमने शुरुआत में माना था कि जो हमारा सर आयताकार क्षेत्रफल का सर, ठीक है, वो डीबी था, जिसका आयतन जिसका डीबी था। तो हम मानते हैं कि अल्पांश जो होता है वो हमारा बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया यदि आपका अल्पांश छोटा है, मतलब डीबी टेंड्स टू 0 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे अगर ये चीज आपकी हो रही है तो हमने यहाँ पे लिमिट डीबी टेंड्स टू 0 लगा दी और इधर आपका ये वाला मान इधर डीबी है नहीं, तो आपने इसको कर दिया इस तरीके से। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस आपका लिमिट लगा दिया। यदि आपका डीबी टेंड्स टू 0 मतलब आपका जो अल्पांश होता है बहुत छोटा होता है और उसको हमने यहाँ पे मैथमेटिकल रूप में अप्लाई कर दिया। डीबी टेंड्स टू 0 आपका अगर होता है तो ये वाली चीज हो जाएगी। अब हमने शुरुआत में क्या देखा था, हमने शुरुआत में देखा था कि हमारा डाइवर्जेंस जो होता है उसकी परिभाषा के हिसाब से गणित के विषय मान आप इस तरीके से लिख लो। डाइवर्जेंस जो होता है सदस्य ए वेक्टर का, उसकी परिभाषा के हिसाब से हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल रूप में डाइवर्जेंस की परिभाषा इस तरीके से लिखी जाती है। लिमिट डीबी टेंड्स टू 0 1 अपॉन डीबी और यहाँ पे आपका आता है ए वेक्टर डॉट बी और ये एस के होने से पृष्ठ समाकलन हो जाता है कंप्लीट एस के होने से, ठीक है। तो ये आपकी परिभाषा के अनुसार परिभाषा के हिसाब से आपका ये मान बनता है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जो मान हमने निकाला मतलब ये वाला मान किसके अंदर है, समीकरण 7 के आर किसके अंदर है, तो 6 से मान हम क्या कर सकते हैं 7 के अंदर रख सकते हैं। समीकरण 6 इसके अंदर हमने समीकरण 6 से मान लिया समीकरण 7 के अंदर, तो आपका डाइवर्जेंस जो होगा उस डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए वाला मान समीकरण 7 में रख दिया तो आपका बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसके अंदर है, डाइवर्जेंस का मान है किसके अंदर, कार्टेशियन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इस फॉर्मूले को आपको हमेशा के लिए मतलब याद रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल बनता है ऐसे ही, जैसे हमने ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही आपको उस ग्रेडियंट के फॉर्मूले को जैसे याद किया था वैसे ही आपको इस फॉर्मूले को भी याद में रखना, ठीक है। अब एक चीज और छोटी सी चीज है जो आप लोग कर सकते हो, बस उसको देखो एक बार, छोटा सा मामला आपको पता है डाइवर्जेंस कुछ हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस कुछ हम इस तरीके से लिख देते हैं, यानी कि डेल डॉट ए इक्वल टू डाइवर्जेंस। अब वो कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, उसका रीजन यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कैसे लिखते हो डाइवर्जेंस ए वेक्टर को डेल डॉट ए। तो हमको पता है कि डेल जो होता है आपका सभी समीकरण होता है
डेल जो होता है वो आपका क्या होता है, सदिश अंतराल से कारक और उसका मान कार्य सदिश अंतर के अंदर इस तरीके से होता है। ये तो हो गया आपके पास डेल वेक्टर का मान, और ए वेक्टर हमने मान लिया कि हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हम ए वेक्टर लिख सकते हैं घटक के रूप में, और ये आपका डेल वेक्टर हो गया जो आपको पता होना चाहिए। दोनों का निकालते हैं डॉट, तब क्या करते हैं, दोनों का डॉट निकालते हैं। डॉट निकाल लो, डेल डॉट ए कर दिया, डेल का मान रखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये मान आपका डेल का रहेगा, इधर आ जाएगा आपका ए का मान, डेल का मान आ जाएगा, इधर आपका ए का मान आ जाएगा। अब वो यही से बोल रहा हूँ, आप आई डॉट आई करोगे मान क्या होता है, आई डॉट आई सिंपलीफिकेशन कर दो, मान क्या हो जाता है आपका 1। आई डॉट आई करोगे मान क्या होगा 1, आई डॉट जे करोगे मान क्या होता है 0। डिफरेंट करते हो जब आप लोग डॉट निकालो डिफरेंट का एकम सदिश अगर आपके अलग अलग है और दोनों का डॉट निकाल लो तो क्या मान होता है 0। आई डॉट के करोगे वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि पहला जो मान निकलेगा आपके पास में वो मिलेगा इन दोनों का डॉट करने से। आई डॉट आई करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे पहला मान हो गया डेल अपॉन डेल एक्स और साथ में अपना एक्स, ठीक है, ये मान पहले और ये मान बाद में, क्योंकि डेल पहले आ रहा है और एक अपना बाद में, तो डेल अपॉन डेल एक्स। फिर इसके बाद में करोगे जे डॉट जे करोगे तो मान आपका होगा, वरना जे का आई के साथ 0 और जे का के के साथ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल वाई ए। और उसी तरीके से के का के के साथ करोगे डॉट तो हो जाएगा 1, आधे वाई आपका मान होगा 0, ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल जेड और ए। तो ये चीज हो जाएगी, मान लिया हमारे पास में समीकरण नंबर 9, ठीक है। तो ये हमने इसके हिसाब से सिंपल किया, यदि डेल आपका ये है और ए वेक्टर आपका ये है तो दोनों का डॉट निकालोगे तो दोनों का डॉट ये मान होगा। और ये हमने क्या किया था, पूरा डेरिवेशन करके निकाला था डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। अब दोनों समीकरणों में आप देख सकते हो कि आपका आरएचएस क्या है, बराबर है समीकरण 8 और 9। दोनों की अगर तुलना करो आप समीकरण 8 और 9 में देखो, दोनों की तुलना करो तो दोनों का आरएचएस बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो डायवर्जेंस होता है उसको हम डेल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर भी कर सकते हैं। मतलब गणितीय रूप में जब हम लिखते हैं तो डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू आपका डेल डॉट ए वेक्टर, और इस डेल डॉट ए वेक्टर का मान क्या होता है, तो ये मान और वो मान दोनों सेम ही है, मतलब एक ही मान है आपका डेल डॉट ए वेक्टर इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई और डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। तो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके बेस पर आपके न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार आपके थ्योरी ना पूछकर केवल और केवल आपका न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर आ जाता है। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायवर्जेंस क्या होता है, डायवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आज हमने यहाँ पे जो देखा, सबसे पहले आपका डायवर्जेंस की डेफिनेशन देखी, डायवर्जेंस की परिभाषा देखी क्या होती है, और उसके बाद में उस डायवर्जेंस का मान निकाला इसके अंदर कार्तीय बेस के अंदर। अब एक न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों को मैं देखे जा रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करना होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को ट्राई करना है, घर पे कोशिश करनी है उसकी। नहीं होता है तो कल हम नेक्स्ट क्लास में जब आपकी लगेगी कल तो उसमें ही बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में है जो आपको सिंपल करना है, सोल्व करना है कि यदि r वेक्टर का मान x i है, y j है और z k का है तो डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होगा। इतना सा क्वेश्चन है, ताकि इसको ट्राई करना बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं होगा। तो अगली क्लास में हम इसको भी सोल्व करेंगे और इसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल आपके सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपका किसी सदिश क्षेत्र का कर्ण का मान क्या होता है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो चीजें हमने पढ़ ली है यहाँ पे। सबसे पहले आपका ग्रेडियंट, उसका फॉर्मूला कार्टेशियन तंत्र में, उसके बाद में हमने डाइवर्जेंस की बात कर ली, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला भी पढ़ लिया। ठीक है, और इन दोनों चीजों के बारे में छोटी सी चीज जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, याद रखना है उसको कि जब भी हम अदिश राशि का ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, रिजल्ट के रूप में हमको सदिश राशि मिलती है। ठीक है, ये छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि एक अदिश राशि फाई हो हमारे पास में और उस अदिश राशि फाई का यदि हम ग्रेडियंट निकालें, उसकी प्रवणता निकालें तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो सदिश राशि मिलेगी। इसी तरीके से यदि हम किसी सदिश राशि का डाइवर्जेंस निकालें तो वो डाइवर्जेंस हमेशा हमको मिलता है एक अदिश राशि के रूप में। ग्रेडियंट अदिश राशि का निकाला जाता है, बट हमें रिजल्ट जो मिलता है वो सदिश राशि मिलती है। जो आपका डाइवर्जेंस है वो एक सदिश राशि का निकाला जाता है, बट हमको डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर का यदि डाइवर्जेंस निकालूंगा तो वो मिलेगा एक अदिश राशि के रूप में। ये स्केलर क्वांटिटी या आपका वेक्टर क्वांटिटी के रूप में मिलता है। और इसी के आधार मतलब इसी के आगे यानी तीसरा जो आपका टॉपिक होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर, सदिश क्षेत्र का ए वेक्टर जो आप निकालते हो, सदिश क्षेत्र का कर्ल जो आप निकालते हो उस कर्ल का मान, सदिश क्षेत्र का कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर जब आप निकालते हो किसी सदिश राशि का कर्ल तो वो आपका होता है सदिश राशि। किसी सदिश राशि का कर्ल निकालोगे सदिश राशि मिलेगी, किसी सदिश राशि का डाइवर्जेंस निकालोगे अदिश राशि मिलेगी, और किसी अदिश राशि फाई का ग्रेडियंट निकालोगे मान मिलेगा सदिश। तीनों चीजें याद रखना और बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।